हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना देविंदर सिंह चावला। आज मैं फिर आपके सामने आया हूं एक नया वीडियो लेके। इसमें जो पहले वीडियो मैंने बनाया था वो प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर बनाया था। मैंने उसमें बताया था कि आपको जो पिछले हफ्ते का जो प्रोसेसिंग टाइम है 117 डेज से बढ़कर इस बारी जो है 121 डेज हो गया। तो उसमें मैंने ये बताया था कि क्यों ये बढ़ रहा है, क्योंकि जो कनाडा की गवर्नमेंट है, कनाडा की एम्बेसी है, वो बैकलॉग को क्लियर कर रही है। तो उसके कारण जो है प्रोसेसिंग टाइम बढ़ गया। तो और नई फाइलें भी लग रही हैं, उसके कारण भी बढ़ रहा है। तो ये दोनों चीज़ें मिला के जो है उसके कारण थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम बढ़ गया। पर वैसे ये सबसे अच्छा टाइम है आप अपना कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा लगाने के लिए, क्योंकि इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा जो है पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। तो जो आज का मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो उस पर बनाने जा रहा हूँ कि कुछ मैं आपको 3 क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, जिसमें क्या है कि लोग मेरे से बार बार इसके बारे में पूछते हैं। तो इसमें जो 3 चीज़ों के बारे में पूछते हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। चलो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो जो 3 मेन चीज़ें हैं जिसके बारे में जो एप्लीकेंट्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, मेरे को फ़ोन करके पूछते हैं या कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन डाल के पूछते हैं। मोस्टली मेरे को फ़ोन करते हैं लोग, वो अपने डाउट्स को क्लियर करते हैं और अपने क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं। उसमें से ये जो 3 चीज़ें हैं, एक तो वो आईटीआर के बारे में पूछते हैं, दूसरा वो सीए स्टेटमेंट के बारे में पूछते हैं, जिसको हम सीए नेटवर्क सर्टिफिकेट भी कहते हैं, या जिसमें हम प्रॉपर्टी वैल्यूएशन लगाते हैं, अपने सेट्स और सेट्स लगाते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स लगाते हैं, अपना जो भी अपना इकोनॉमिक जो हमारी जो अचीवमेंट्स है उसके बारे में हम उसमें लिखते हैं, अपनी ज्वेलरी के बारे में लिखते हैं, अपनी जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उसके बारे में हम लिखते हैं। तो इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट आता है, जिस ज़्यादातर आजकल लोगों का क्या है कि रवैया कि वो मेरे से बार बार यही पूछता है कि क्या हम फाइल विड्रॉ करके दोबारा लगा लें। तो इसके बारे में भी बहुत लोग मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं। तो इन 3 पॉइंट्स का मैं आज इस वीडियो में जवाब दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट है आईटीआर। आईटीआर का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न्स, जो हम हर साल भरते हैं। जैसे हम जॉब करते हैं तो जॉब के हिसाब से अपनी जो हमारी सैलरी है पूरी साल की, उसके हिसाब से हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं। और अगर हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की इनकम के हिसाब से हम करते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर वाले तो ज़्यादातर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते। कुछ लोग हैं जो फार्मिंग करते हैं या कुछ और काम करते हैं, वो ज़रूर इस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। अब इनकम टैक्स में क्या होता है कि हम अपने जो भी हम अपना काम करते हैं उसकी हम सालाना इनकम, जो सालाना हमारी आमदनी है, उसको डिक्लेयर करते हैं। तो हम डिक्लेयर करते हैं कि हमारी इतनी आमदनी हुई है, हमने इतना पैसा कमाया है। तो उसके ऊपर अगर तो आपका टैक्स बनता है तो आप टैक्स पे करते हो, अगर आपका टैक्स नहीं बनता तो आप नील टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं। तो आप कोई टैक्स पे नहीं करते, उसको नील टैक्स रिटर्न कहते हैं। तो ऐसे है कि ये लोग मेरे से यही पूछ रहे हैं कि क्या इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूरी है। देखिए, जो एम्बेसी के हिसाब से आपको 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न लगानी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या है कि अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए। इसीलिए मैं हर एक को कहता हूँ कि आप कम से कम 1 साल पहले अपनी प्रोफाइल बनाना शुरू कीजिए, ताकि 1 साल में आपकी 2 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो सकती हैं। अभी जैसे ये 31 मार्च से पहले आप एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते थे। अब ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया तो उसमें आप नई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो 1 साल में आप 2 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये आपको एक बेनिफिट मिलता है अगर आप अपनी प्रोफाइल है थोड़ा जल्दी बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसके बाद क्या है कि जो मेन बात है कि इनकम टैक्स रिटर्न जो आईटीआर कहते हैं, उसमें आपको आपकी जो इनकम है वो आपके बैंक स्टेटमेंट के साथ मैच होनी चाहिए। और जो भी आपके बैंक स्टेटमेंट में एंट्रीज हैं, अगर आप सैलरी ले रहे हैं तो उतनी ही सैलरी आनी चाहिए आपके अकाउंट में। ये नहीं कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न 3 लाख की शो की है तो बैंक में आपका बैलेंस 5 लाख है, 10 लाख है। तो ये कभी ये मैच नहीं करेगा, तो वीज़ा ऑफिसर भी इसको मानेगा नहीं। तो उसके कारण भी आपका, अगर आपका बैलेंस बहुत ज़्यादा भी है तब भी आपको वीज़ा में रिफ्यूज़ल मिलेगी, क्योंकि आपकी जो इनकम है और इनकम टैक्स रिटर्न है वो मैच नहीं कर रही है, आपका बैंक स्टेटमेंट उसके मैच नहीं कर रहा। तो ये सब मैच करनी चाहिए। तो अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो भी आप कैसे दिखाएंगे कि आपकी जो सालाना आमदनी है, सालाना इनकम है वो कितनी है। इसलिए आपको, अगर आप बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसकी आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए। एग्रीकल्चर में ऐसे होता है कि आपके जे फॉर्म्स आते हैं, तो जे फॉर्म्स आपके अकाउंट में उतनी एंट्री आएगी तो वो ठीक है, उसको वीज़ा ऑफिसर मानेगा और आप उससे अपना जो है इनकम टैक्स रिटर्न उतनी फाइल कर सकते हैं। अगर नहीं भी करते तो आपके बैंक अकाउंट में वो एंट्रीज हैं, आप उसको शो करके अपनी इनकम दिखा सकते हैं।
तो आपकी जो इनकम है वो मानी जाएगी, उसको वीज़ा ऑफिसर कंसिडर करेगा। इसके अलावा जो NRIs हैं जो बाहर काम करते हैं, जैसे दुबई में बाहर काम करते हैं, कतर में, ओमान में, सिंगापुर में या किसी भी अदर कंट्री में काम कर रहे हैं या यूरोप में काम कर रहे हैं, तो अगर वो ITR नहीं भी सबमिट करते तब भी उनकी इनकम है जो बैंक स्टेटमेंट वो लगा सकते हैं, उसमें सारी जो इनकम है बैंक में आती है, तो उससे वो अपनी इनकम शो कर सकते हैं, वो अपनी सैलरी स्लिप्स लगा के शो कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है, आपको इनकम अपनी दिखानी पड़ेगी। तो इनकम टैक्स रिटर्न का यही मेन पर्पस होता है कि आप डिक्लेयर करते हैं कि आपकी इतनी सैलरी है, और वही चीज़ आप बैंक अकाउंट में दिखा के उसको आप उसका एक प्रूफ दे सकते हैं कि मेरी इतनी इनकम है, मैं इतने पैसे कमाता हूँ, तो मैं कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं अपना टूर जो कनाडा का वो अफोर्ड कर सकता हूँ। तो NRIs में ये है कि वो अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाए जिसमें सैलरी आती है, और जैसे 6 महीने की अपनी सैलरी स्लिप दिखा दें, और साथ में साथ में अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है जिसमें उनकी सैलरी बताई होती है, वो भी आप लगा सकते हैं अपनी इनकम को दिखाने के लिए। तो अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पे, CA स्टेटमेंट। CA स्टेटमेंट होती है जो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक स्टेटमेंट बनवाते हैं अपने कारोबार के प्रति, अपने अगर आप जॉब कर रहे हैं तब भी आप कितनी इन्वेस्टमेंट्स है आपकी, आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, आपने कहाँ कहाँ, आपकी अगर कोई शॉप है तो वो क्या आपकी है या रेंट पे है, जैसे आपका ऑफिस है वो अपना है, रेंट पे है, उसका जो है आपको वो कितना वर्थ है, उसकी कितनी कीमत है, वो सारा आप CA स्टेटमेंट में दिखाते हैं। CA नेटवर्थ सर्टिफिकेट कहते हैं उसको। और जितनी आपके पास ज्वेलरी है, कोई इन्वेस्टमेंट आपने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो आपने इंश्योरेंस पॉलिसीज ली हुई हैं, और बाकी भी जो इन्वेस्टमेंट्स आपके पास, गाड़ियाँ हैं, सपोज आपके पास 5-6 गाड़ियाँ हैं, 5-6 कारें हैं, कईयों का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होता है, उनके पास ट्रक्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं, तो उस चीज़ को अगर आप और भी कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसका जो नेटवर्थ है वो आप अपने CA नेटवर्थ सर्टिफिकेट में दिखाएंगे। उसको CA सर्टिफिकेट भी कहते हैं, CA स्टेटमेंट भी कहते हैं, CA नेटवर्थ सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। एक्चुअली क्या होता है कि कई लोग जो किसी एजेंट्स के पास जाते हैं तो एजेंट्स उनको कई बार कह देते हैं कि CA आपकी सैलरी अच्छी है, तो आपको CA स्टेटमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि जब आप कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा लगाने के लिए अप्लाई करते हैं, तो अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उसमें 2 चीज़ें दिखाते हैं आप। एक तो आप अपनी फैमिली टाइज दिखाते हैं कि आप कहते हैं कि मेरे बीवी बच्चे यहाँ पे हैं, मेरे पेरेंट्स यहाँ पे हैं, मेरे भाई बहन यहाँ पे हैं, तो आप उससे वो फैमिली टाइज में दिखाते हैं कि मेरे फैमिली टाइज है इंडिया में, तो मैं वापस आऊँगा। पर आप अपने इकोनॉमिक टाइज दिखाना भूल जाते हैं। इकोनॉमिक टाइज का मतलब होता है आर्थिक संबंध आपके अपने देश के साथ, आपके अपने कंट्री के साथ। वो आपको कहाँ, वो आप कैसे दिखा सकते हैं? अपनी प्रॉपर्टी से, अपनी जो इन्वेस्टमेंट्स है, आपकी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, आपकी जो ज्वेलरी है, आपके जो एसेट्स हैं यहाँ पे, आपकी जैसे घर हैं, आपके पास फ्लैट्स हैं, या आपके पास शॉप्स हैं, कोई आपने रेंट पे प्रॉपर्टी दी हुई है, तो उससे आप अपनी इकोनॉमिक टाइप्स दिखा सकते हैं अपने कंट्री के साथ, अपने होम कंट्री के साथ। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के साथ अपने इकोनॉमिक टाइज, आर्थिक संबंध कैसे दिखाएंगे? आप इस तरह दिखा सकते हैं। जैसे बिजनेसमैन है वो दिखा सकता है कि मेरी जो शॉप है वो इतने करोड़ की है, इतना उसका वर्थ है। मेरे अगर कोई ऑफिस रन कर रहा है तो उसका ऑफिस है वो कितना बड़ा है, अगर उसने रेंट पे लिया हुआ तो वो कितना वर्थ है उसका, और अगर उसने अपना खरीदा हो तो उसकी कितनी वर्थ है। उसमें फर्नीचर लगे होंगे, आपके कंप्यूटर लगे होंगे, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। आपके पास कितना गोल्ड है, कितना आपने रखा हुआ है, और कितनी इंश्योरेंस पॉलिसीज है, कितने आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ, कितने शेयर्स हैं, अलग अलग कंपनीज के आपके पास शेयर्स हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आप CA नेटवर्थ स्टेटमेंट में दिखाते हैं। CA स्टेटमेंट कहते हैं जिसको, CA सर्टिफिकेट कहते हैं, उसमें आप दिखाएंगे। तो उससे क्या है कि आपका जो इकोनॉमिक टाइज है कंट्री के साथ, अपने होम कंट्री के साथ, वो शो होते हैं। उससे आपकी जो प्रोफाइल है और स्ट्रांग हो जाती है। तो उससे आपको वीज़ा मिलने के चांसेस है ना, जो इस CA स्टेटमेंट के साथ आपके जो वीज़ा मिलने के चांसेस 100% तक बढ़ जाते हैं। इतनी वैल्यू है CA सर्टिफिकेट की। तो आप जब भी कनाडा टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल अप्लाई करें तो आप CA सर्टिफिकेट ज़रूर लगाएं। तो इसके अलावा, इसके बाद हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। अब देखो, ये तो 2 मैंने फैक्टर्स आपके इसमें ये बताया, ये 2 पॉइंट्स जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपनी फाइल में लगाने। अब जो तीसरा पॉइंट है वो कोई डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं है, वो फाइल के बारे में ही है। कि आजकल क्या है कि काफ़ी जो रिज़ल्ट है वो बहुत डिले हो रहा है।
अब लोगों ने 2020 के भी अपनी फाइलें लगाई हुई हैं, 2021 में भी लगाई हुई हैं, और अब 2022 में अप्रैल भी आ गया, अप्रैल भी आधा निकल गया है। तो क्या है कि लोग परेशान हो जाते हैं वेट कर करके, वो कहते हैं कि इतनी देर हो गई हमें फाइल लगाई, तो हम क्या करें। तो ऐसा है, देखिए मैं जो मेरी जो सजेशन ये है कि आपको वेट करना चाहिए। तो लोग ये पूछते हैं कि क्या मैं अपनी फ़ाइल विड्रॉ कर लूँ और दोबारा लगाऊँ। देखिए अगर आप विड्रॉ करेंगे फ़ाइल, देखिए हम एक सिचुएशन मैंने इमेजिन करते हैं, आप विड्रॉ करेंगे फ़ाइल, तो उसके बाद ये तो है कि आपने फिर दोबारा लगानी है फ़ाइल, ठीक है। यहाँ तो अगर आपने नहीं लगानी तो बात और है, तो आप चाहे विड्रॉ करो चाहे ना करो, तो ऐसे ही रहने दो, तब भी ऐसे ही पड़ी रहने दो अपनी फाइल। अगर आपने विड्रॉ करके दोबारा लगानी है, तो अगर आप एकदम से दोबारा लगाएंगे तो क्या होगा कि आप कुछ और कहानी डालेंगे, उसमें कुछ और अपने सर्कमस्टेंसेस दिखाएंगे, आप कोई और रीज़न डालेंगे कनाडा विजिट करने का। पहले आपने कुछ और डाला, तो उससे फाइल लगाई, उसमें भी आपने काफ़ी मेहनत की, वो वाली फाइल लगाने के लिए भी आपने काफ़ी मेहनत की, आपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, सारी पूरी आपने एक स्टोरी बनाई, आपने एक रीज़न डाला कि ये मैंने ये रीज़न के लिए कनाडा जाना है। अब वो रीज़न ख़त्म हो गया या डिले हो गया, बहुत टाइम हो गया उस फाइल को, तो कई बार होता है वो रीज़न ख़त्म ही हो जाता है, तो आपका जो प्लान है वो भी ख़त्म हो गया, ट्रैवल प्लान। तो उस केस में क्या है कि अब तो मतलब वो आए वीज़ा ना आए, तो उसके साथ तो उसका लिंक ख़त्म हो गया, जो आपने इवेंट डाला था, जो आपने अपना ट्रैवल प्लान डाला था। तो अब जो आपकी फ़ाइल है वो सिर्फ आपके प्रोफाइल के ऊपर ही जज होगी। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो आपको वीज़ा मिल जाएगा, उससे कोई मैटर नहीं करता कि आपका जो इवेंट है वो ख़त्म हो गया, या आपका जो पर्पस ऑफ विजिट था वो अब चेंज हो गया, या वो ख़त्म हो चुका है क्योंकि आपकी ट्रैवल डेट निकल चुकी है। तो आपका वैसे भी जो प्रोफाइल है वो जज होता है, तभी वीज़ा मिलता है। अगर आपको विद इन डेट्स भी मिलना था तो आपके प्रोफाइल के ऊपर ही मिलना था, तो इससे तो कोई मैटर ही नहीं करता कि आपका टाइम निकल गया या नहीं निकला। तो वो तो अगर आपकी प्रोफाइल उनको अच्छी लगती है वीज़ा ऑफिसर को, तो वो आपको वीज़ा 100% दे देंगे, उससे कोई मैटर नहीं करता कि कितनी देर हो रही है, कितना लेट हो गया। तो अगर आप इसको अगर विड्रॉ करके फ़ाइल दोबारा लगाएंगे, एक तो आपको ये रीज़न देना पड़ेगा कि आपने फ़ाइल क्यों विड्रॉ की आप अपने नए फॉर्म में, और दूसरी बात ये है कि आपको फिर नया रीज़न ढूंढना पड़ेगा आपको पर्पस ऑफ ट्रैवल दिखाने के लिए। तो वो फिर आप बार बार वो भी चेंज कर दोगे, क्योंकि अब टाइम चेंज हो गया तो आपका रीज़न भी चेंज हो जाएगा। तो उससे क्या है कि जो आपकी जो इंटेंशन है वो टूरिज़्म वाली नहीं रह जाएगी, ठीक है। आप समझो इस बात को। तो वीज़ा ऑफिसर के आंखों में, उनके दिमाग में, उनके जो नज़रिए में आपकी जो टूरिज़्म वाली जो इमेज है वो ख़राब हो जाएगी। वो आपको एज ए टूरिस्ट नहीं देखेंगे, वो सोचेंगे कि ये बंदा किसी ना किसी तरीके से कनाडा जाना चाहता है, उसका मेन पर्पस टूरिज़्म नहीं है, उसका कुछ और ही पर्पस है। सो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप अपनी फ़ाइल को विड्रॉ मत कीजिए। आप अगर नहीं लगाना चाहते दोबारा वीज़ा, फिर बात हो रहा है, आप विड्रॉ करना चाहते हैं कर लीजिए। अगर उस केस में भी आप विड्रॉ मत कीजिए, क्या पता आपको वीज़ा ग्रांट हो जाए। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपको ग्रांट हो जाएगा। तो अगर आप दोबारा लगाना चाहते हैं, आपने जाना ही है कनाडा, तो आप तो फिर तो बिल्कुल भी विड्रॉ नहीं करनी चाहिए, फिर आपकी फ़ाइल लगे रहने दीजिए आप, और उसके बारे में बॉदर मत कीजिए ज़्यादा। उनको वेब फॉर्म मत भेज ज़्यादा उनको वेब फॉर्म मत भेजिए बार बार, ना ही उनको ईमेल भेजिए कि मेरे फाइल का क्या हुआ। अगर आप ज़्यादा उनको ईमेल्स भेजेंगे या वेब फॉर्म बार बार रेज करेंगे, तभी आपकी जो फाइल है रिफ्यूज़ हो जाएगी। और अगर आप उसको विड्रॉ करके दोबारा अपनी फ़ाइल लगाएंगे, तब तो बहुत ही चांसेस है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आपकी फ़ाइल रिफ्यूज़ होने के, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होने के। तो इसलिए इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए, आप अपने फ़ाइल को विड्रॉ मत कीजिए। अगर वो लगी हुई है उसका रिप्लाई का वेट कीजिए, चाहे वो जितना भी टाइम ले रहा है। देखो कनाडा एम्बेसी आपकी फ़ाइल का जवाब ज़रूर देगी, ये बात पक्की है, वो आपकी फ़ाइल का जवाब येस या नो ज़रूर देगी। तो आप उसके लिए प्लीज़ वेट कीजिए, प्लीज़ आप जल्दबाजी मत कीजिए और अपनी फ़ाइल को विड्रॉ मत कीजिए, अपने पैसे मत ख़राब कीजिए। और क्या है कि अगर फिर आप दोबारा लगाएंगे फिर रिफ्यूज़ल आ जाएगी, फिर आप तीसरी बारी जब लगाएंगे फिर आप एक नया रीज़न बताएंगे, तब फिर रिफ्यूज़ल मिलेगी। क्योंकि फिर आपकी जो इंटेंशन है, आपकी जो मन में जो दबी हुई इच्छा है कि आप वहाँ पे रहना चाहते हैं या वहाँ से वापस नहीं आना चाहते, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो उससे आपको कभी भी वीज़ा नहीं मिलेगा, मेरा जो मानना है। बाकी आप समझदार हैं, आप जो करना चाहते हैं आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो, इसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो समझ आ गई होंगी और आपको मेरी वीडियो पसंद भी आई होगी। हाँ ठीक है, कईयों को बुरा भी लगा होगा कि मैंने कहा कि आप फाइल विड्रॉ ना करें,
तो लोगों को इस बात पे गुस्सा भी आया हुआ, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि आप फाइल विड्रॉ करके नहीं लगा लीजिए, पर मेरा मानना ये नहीं है, ये ठीक अप्रोच नहीं है। तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है उनको इस वीडियो की ज़्यादा ज़रूरत हो, उनको इस वीडियो से फ़ायदा मिले, और मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों को फ़ायदा हो इस वीडियो से, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आप मेरे वीडियो पे आज पहली बार ही आए हैं और आप मेरा वीडियो पहली बार ही देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल आइकॉन आता है, जो घंटी का स्विच आता है, उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी जो नई वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल सके, ताकि आप वो वीडियो भी देख सकें। इसके अलावा आपके मन में कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स हैं, तो ये जो मोबाइल नंबर मेरा स्क्रीन पे आ रहा है, इसको आप इसके ऊपर फ़ोन करके आप मेरे से अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके इसके बाद भी अगर आप कोई क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में डालेंगे, मैं उसका जवाब भी आपको ज़रूर दूंगा। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं हर अपने वीडियो पे बताता हूँ कि मैंने आपके लिए ये बुक लिखी है, जिसमें मैंने सारे आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और उनका स्पेसिमन भी दिया हुआ है, सैंपल सारा कुछ दिया हुआ है, जिसको आप देख के अपने आप अपनी फाइल बना सकते हैं। किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। इस बुक की कीमत है सिर्फ 450 रुपये, 450 रुपीज़ ओनली, जो आप मुझे पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र से या गूगल पे से भी भेज सकते हैं। और जैसे ही आपकी पेमेंट मुझे मिलेगी तो मैं आपको ये जो बुक है आपको आपके एड्रेस पे कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के थ्रू भेज दूंगा। इसी तरह एक बुक मैंने ये भी लिखी है, जिसमें मैंने वर्क परमिट के बारे में बताया कि आप कनाडा का वर्क परमिट कैसे ले सकते हैं, कौन कहाँ से जॉब अपनी ढूंढ सकते हैं, कैसे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं और LMIA के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना जो फाइल है कैसे बनानी है वर्क परमिट के लिए, कौन कौन से फॉर्म भरने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और क्या क्या डिटेल्स जो आपको चाहिए, पता होना चाहिए, वो इस बुक में सारी दी हुई है। इसकी कीमत भी सिर्फ 450 रुपये है, 450 रुपीज़ ओनली। ये भी आप मुझे गूगल पे या पेटीएम या बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा भेज सकते हैं, और मैंने जो पेटीएम और गूगल पे नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ पे पेमेंट करके मुझे जैसे ही इन्फॉर्म करेंगे, मैं आपको आपके एड्रेस पे ये बुक कोरियर या रजिस्टर्ड पार्सल के द्वारा भेज दूंगा। इसके अलावा जो मैं हर वीडियो में ऑफर देता हूँ आप लोगों के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, कि अगर आप कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा की फ़ाइल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पे जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो उसके ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके मेरे ऑफिस आ सकते हैं, और अपनी फ़ाइल जो कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। ओके, बाय।